जैसा कि मित्रों आप सभी को पता है कि भारत में लॉकडाउन चल रहा है और उसी के चलते अभी घर से ऑनलाइन क्लासेस का जो सिस्टम एसएमडी विद्या मंदिर द्वारा स्टार्ट किया गया है उसमें आज 12वीं कॉमर्स का पहला चैप्टर साझेदारी का सामान्य परिचय जिसके पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिए गए हैं और इस वीडियो के नीचे मैं एक बार फिर से आपको उसका लिंक शेयर कर दूंगा जहाँ से आप इसके पीडीएफ फॉर्मेट भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो आज साझेदारी का सामान्य परिचय टॉपिक आज हम समझेंगे क्या होती है साझेदारी। तो सबसे पहली बात ये कि साझेदारी है क्या। जब भी कोई दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी एक व्यापार को चलाने के लिए सहमत होते हैं, उसमें पूंजी लगाते हैं और उसके लाभों को आपस में बांटते हैं तो उसे हम साझेदारी कहते हैं। भारत में जो साझेदारी है उससे संबंधित प्रावधान भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 में दिए गए हैं। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 जो है वो 1 अक्टूबर 1932 को लागू हुआ और इस अधिनियम के लागू होने से पहले जो साझेदारी से संबंधित प्रावधान थे वह भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 में दिए गए थे। मतलब 1932 से पहले भारत में जो साझेदारी चलती थी और उस पर जो नियम लागू होते थे वो भारतीय अनुबंध अधिनियम 1872 के लागू होते थे। साझेदारी की परिभाषा। साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 के अनुसार साझेदारी अधिनियम जो बना हुआ है उसकी धारा 4 में जो साझेदारी की डेफिनेशन दी गई है वो कुछ इस प्रकार है कि साझेदारी उन व्यक्तियों के मध्य पारस्परिक संबंध है जो किसी ऐसे व्यवसाय के लाभों को बांटने के लिए सहमत हुए हैं जिसका संचालन उन सभी के द्वारा या उन सब में से किसी एक उन सब की ओर से किसी एक के द्वारा किया जाता है। अर्थात साझेदारी जो है वो लोगों के बीच में एक ऐसा संबंध है जो किसी व्यापार के लिए होता है। ऐसा व्यापार जो वो सब चलाते हैं, मिलकर चलाते हों या उन सब की ओर से कोई एक व्यक्ति चला सकता है और उससे जो लाभ होते हैं उन लाभों को वो सभी लोग मिलकर आपस में बांट लेते हैं। साझेदारी से संबंधित कुछ विशेष शब्दावली है, जैसे कि साझेदारी में जो व्यक्ति सम्मिलित होते हैं उन सबको साझेदार कहते हैं व्यक्तिगत रूप से, और सभी साझेदारों को मिलाकर बात करें तो हम उसे साझेदारी फर्म कहते हैं और जिस नाम से व्यवसाय किया जाता है उसे फर्म का नाम कहा जाता है। बात यह कि भाई साझेदारी की आवश्यकता क्यों है, सभी लोग अपना अपना व्यवसाय कर रहे थे तो फिर साझेदारी की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो एकाकी व्यापार जो होता है जिसमें एक व्यक्ति ही पूरा व्यापार चलाता है उसमें अनेक कमियां थी, जैसे कि सीमित पूंजी होती थी, सीमित प्रबंधन क्षमता, चातुर्य, अनिश्चित अस्तित्व, ये सब उसमें सीमित थे। एक व्यक्ति के पास पूंजी लगाने के लिए भी निश्चित होती है, उसकी प्रबंध करने की क्षमता भी निश्चित होती है। एक व्यक्ति 2 लोग, 4 लोग, 5 लोग, 10 लोगों को संभाल सकता है, निश्चित होता है। अस्तित्व अनिश्चित रहता है, जो एक व्यक्ति है वही व्यापार करने वाला है, वही व्यापार को चलाने वाला है। तो इस स्थिति में व्यापार का जो अस्तित्व होता है वो अनिश्चित होता है, या तो उस व्यक्ति को कुछ हो जाए या मान लो कि किसी दिन वो व्यापार पे नहीं जा पाए तो उस दिन उसका व्यापार बंद ही रहेगा। तो ऐसी कई कमियां थी और उन सभी कमियों को दूर करने के लिए साझेदारी की आवश्यकता महसूस हुई। साझेदारी की विशेषताएं क्या क्या होती हैं, साझेदारी में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए और क्या क्या विशेषताएं उसमें होती हैं। तो सबसे पहली विशेषता है साझेदारी की कि उसमें कम से कम 2 व्यक्ति होने चाहिए, कम से कम 2 व्यक्ति। लेकिन एक साझेदारी में अधिकतम 50 व्यक्ति सदस्य हो सकते हैं, 50 से ज़्यादा नहीं होंगे। अगर किसी साझेदारी में 50 से ज़्यादा सदस्य हो जाते हैं तो वह साझेदारी नहीं रहती, या तो फिर उसे कंपनी में कन्वर्ट करवाना पड़ता है या फिर वह साझेदारी भंग हो जाती है, अवैध साझेदारी करार दी जा सकती है। अब इसके बाद में तीसरी जो विशेषता है वो ये कि साझेदारों के बीच में कोई समझौता होना चाहिए, यानी एक अनुबंध होता है। अब ये अनुबंध लिखित हो सकता है या मौखिक हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं लिखित ही हो, मौखिक भी हो सकता है। उसके बाद में आता है एक वैध व्यवसाय का होना। वैध व्यवसाय का मतलब ये है कि ऐसा व्यवसाय जो देश की कानून प्रणाली है उसके अनुसार हो, नियमों के द्वारा हो, नियमों के अधीन संचालित हो। कोई भी गैरकानूनी कार्य साझेदारी में नहीं किया जा सकता। अगली विशेषता है इसकी, व्यवसाय में जो भी लाभ होंगे उसे सभी साझेदार या तो बराबर बराबर बांटेंगे या पहले से जो डिसाइड कर रखा है उस अनुपात में उसे बांटते हैं। अब बात अगली विशेषता की आती है, तो अगली विशेषता ये कि व्यवसाय का संचालन उन सभी साझेदारों के द्वारा किया जा सकता है, सामूहिक रूप से सभी मिलकर चला लें संभव है। और अगर सभी मिलकर नहीं चलाते तो उन सब की ओर से कोई एक व्यक्ति उस साझेदारी के व्यापार को संचालित करने के लिए हो सकता है, यानी सभी मिलकर किसी एक व्यक्ति को नियुक्त कर दें जो उस साझेदारी को उन सभी साझेदारों की तरफ से चलाएगा। साझेदारी में जो अधिनियम लागू होता है वह है साझेदारी अधिनियम 1932 है।
और साझेदारी में सभी साझेदारों का दायित्व जो है वो असीमित होता है। असीमित दायित्व का मतलब ये है कि अगर साझेदारी फर्म घाटे में चली जाती है या उसके दायित्व अधिक हो जाते हैं जो कि साझेदारी फर्म की संपत्तियों के माध्यम से चुकाए नहीं जा सकते, तो ऐसी स्थिति में साझेदारों की निजी संपत्तियों का प्रयोग भी साझेदारी के दायित्वों को चुकाने के लिए किया जा सकता है। तो इसे हम असीमित दायित्व साझेदारी कहते हैं, या ये साझेदारी में जो साझेदारों का दायित्व होता है वो असीमित होता है। साझेदारी के प्रकार। साझेदारी अलग अलग आधारों पर कई प्रकार की होती है। जैसे दायित्व के आधार पर साझेदारी के दो प्रकार होते हैं, सीमित दायित्व साझेदारी और असीमित दायित्व साझेदारी। समय के आधार पर दो प्रकार की होती है, निश्चितकालीन साझेदारी और अनिश्चितकालीन साझेदारी। इसी प्रकार से उद्देश्य के आधार पर दो प्रकार की साझेदारी होती है, ऐच्छिक और विशेष। और ऐसे ही वैधता के आधार पर भी दो प्रकार की साझेदारी होती है, वैध साझेदारी और अवैध साझेदारी। साझेदारी के प्रकारों का वर्णन। सीमित दायित्व साझेदारी क्या होती है? सीमित दायित्व साझेदारी वह है जो सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008 के अंतर्गत स्थापित होती है। एक अलग से अधिनियम बनाया गया है जिस अधिनियम का नाम है सीमित दायित्व साझेदारी अधिनियम 2008, और इसके अंतर्गत स्थापित एक निगम होता है ये। इसमें साझेदारों का दायित्व जो है उनके द्वारा लगाई गई पूंजी तक ही सीमित होता है। अर्थात जैसा कि मैंने ऊपर बताया कि अगर मान लो साझेदारी के दायित्व अधिक हो गए और साझेदारी की संपत्ति से नहीं चुकाए जाते, तो साझेदारी की निजी संपत्तियों का प्रयोग इसमें नहीं किया जा सकता। जितनी फर्म की संपत्तियां उनसे जो दायित्व चुकाए जाएंगे उन्हीं से दायित्वों का भुगतान किया जाएगा। साझेदारों की निजी संपत्तियों पर फर्म का कोई अधिकार नहीं होता है। तो ये होती है सीमित दायित्व साझेदारी। दूसरा है असीमित दायित्व साझेदारी। असीमित दायित्व साझेदारी में सभी साझेदारों का दायित्व जो होता है वह असीमित होता है, और इसमें फर्म के दायित्वों को चुकाने के लिए साझेदार जो है वो सभी व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से जिम्मेदार होते हैं। अर्थात अगर साझेदारी फर्म के दायित्वों का भुगतान फर्म की संपत्तियों से नहीं किया जा सकता है तो इस स्थिति में साझेदारों की निजी संपत्तियों का प्रयोग भी साझेदारी के दायित्वों को चुकाने के लिए किया जा सकता है। इसी कड़ी में अगली आपकी जो प्रकार है वो है निश्चितकालीन साझेदारी। जैसा कि नाम से ही पता लगता है, ऐसी साझेदारी जिसका निर्माण करते समय डिसाइड कर दिया, निश्चित कर दिया गया हो कि कितने समय अवधि के लिए है, 6 महीने, 12 महीने, 1 साल, 2 साल, 3 साल, तो जहाँ समयावधि निश्चित हो जाती है और उस समय के समाप्त होते ही, उस समय के पूरा होते ही वो साझेदारी स्वतः समाप्त हो जाती है, ऐसी साझेदारी को हम कहते हैं निश्चितकालीन साझेदारी। अगला है आपका अनिश्चितकालीन साझेदारी। ऐसी साझेदारी जिसकी स्थापना निश्चित समय के लिए नहीं की जाती, जितने समय तक साझेदार चाहें उस साझेदारी को चला सकते हैं, ऐसी साझेदारी अनिश्चितकालीन साझेदारी कही जाती है। इसके बाद में आता है ऐच्छिक साझेदारी। ऐच्छिक साझेदारी क्या है? ऐसी साझेदारी जो निश्चित थी या जिसका समयावधि निश्चित थी और उस निश्चित समयावधि के पूरा होने के बाद अगर साझेदार मिलकर किसी साझेदारी को चालू रखते हैं तो ऐसी साझेदारी ऐच्छिक साझेदारी कही जाती है। फिर होती है विशेष साझेदारी। ऐसी साझेदारी जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए की जाती है, ऐसी साझेदारी जिसकी स्थापना है, जिसका निर्माण किसी विशेष उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो उसे विशेष साझेदारी कहते हैं। विशेष उद्देश्य कोई भी हो सकता है, जैसे सड़क निर्माण का कार्य करना, भवन निर्माण करना, पुल निर्माण करना, और ऐसे किसी कार्य को करने के लिए कोई साझेदारी का निर्माण किया जाता है तो विशेष साझेदारी हो जाती है। विशेष साझेदारी में जैसे ही वह कार्य पूरा हो जाता है साझेदारी भी समाप्त हो जाती है। उसके बाद में आती है आपकी वैध साझेदारी। वैध साझेदारी वह होती है जो किसी देश में जो प्रचलित नियम हैं व्यापार के, उन नियमों के अनुसार संचालित की जाती है, तो उसे वैध साझेदारी कहते हैं। अवैध साझेदारी जिसकी स्थापना जो है किसी देश के प्रचलित नियमों के अनुसार नहीं की जाती हो, अवैध साझेदारी कही जाती है। एक साझेदारी के लिए कुछ कंडीशंस हैं, जो उन कंडीशंस में एक साझेदारी अवैध हो सकती है। एक कंडीशन नंबर 1 है कि साझेदारी की स्थापना का उद्देश्य ही गैरकानूनी हो, किसी गलत कार्य को करने के लिए या किसी ऐसे कार्य को करने के लिए जो कि उस देश में वर्जित है। अगर साझेदारी की स्थापना की गई तो उद्देश्य गैरकानूनी हो गया और साझेदारी अवैध मानी जाएगी। दूसरा है अगर साझेदारी में साझेदारों की संख्या 2 से कम रह जाए या 50 से ज़्यादा हो जाए तो भी साझेदारी अवैध हो जाती है। तीसरा है साझेदारी का व्यापार जो है वो लोक नीति और अंतर्राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध हो। ऐसा हो जो लोक नीति के विरुद्ध है या अंतर्राष्ट्रीय नीति के विरुद्ध है तो भी साझेदारी अवैध हो जाती है। और चौथा, जब साझेदारी में
कोई ऐसा व्यक्ति सदस्य बन जाए जो कि शत्रु राष्ट्र का हो। जब साझेदारी में ऐसा कोई व्यक्ति सदस्य बन जाए जो शत्रु राष्ट्र का हो तो भी साझेदारी अवैध हो जाती है। साझेदारी संलेख। साझेदारी संलेख क्या होता है? तो साझेदारों के मध्य जो लिखित समझौता होता है, यानी लिखकर जो एग्रीमेंट साझेदारों के बीच में किया जाता है, उस लिखित समझौते को साझेदारी संलेख कहा जाता है। और साझेदारी संलेख में कई सारी चीज़ों का उल्लेख होता है, जैसे कि फर्म का नाम क्या होगा, साझेदारों के नाम और पते क्या होंगे, साझेदारी फर्म के व्यवसाय की प्रकृति क्या होगी, लाभों का विभाजन का अनुपात क्या रहेगा, पूंजी पर ब्याज के संबंध में क्या प्रावधान होंगे, आहरण पर ब्याज कैसे दिया जाएगा, आहरण की राशि क्या होगी, फर्म की लेखा पुस्तकें कैसे रखी जाएंगे, यानी अकाउंटिंग मेथड क्या होगा उसका, साझेदारों को बोनस दे, वेतन बोनस कमीशन दे होगा या नहीं होगा, साझेदारी कितनी समयावधि के लिए होगी, साझेदारों के ऋण और उस पर ब्याज की क्या दर होगी। ऐसी कई चीज़ों का इसमें उल्लेख होता है। इसके बाद में आता है साझेदारी संलेख के अभाव में प्रावधान। अगर मान लो साझेदार, जरूरी नहीं है कि लिखित समझौता हो, मौखिक समझौता भी हो सकता है, या कोई समझौता नहीं हो, दो लोग मिले आपस में व्यापार कर लेते हैं, उनके बीच में पहले कुछ डिसाइड नहीं होता, कुछ भी तय नहीं किया उन्होंने, ऐसे बस बैठकर उन्होंने और पूंजी लगाई और एक व्यवसाय स्टार्ट कर लिया, तो लिखित समझौता नहीं है, उनके पास में कोई साझेदारी संलेख बना हुआ ही नहीं है। तो इस स्थिति में अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उस विवाद को सुलझाने के लिए जिन नियमों को फॉलो किया जाता है, जिन नियमों का पालन किया जाता है, उन्हें कहते हैं साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम या प्रावधान। तो ये प्रावधान क्या है? कुछ प्रावधान जो साझेदारी अधिनियम 1932 में दिए गए हैं कि अगर कोई संलेख नहीं है, साझेदारों के बीच में किसी प्रकार का कोई समझौता नहीं है या लिखित समझौता नहीं है, तो जो लाभ विभाजन अनुपात होगा वो बराबर बराबर होगा। साझेदारों को न तो पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, ना उनसे आहरण पर ब्याज लिया जाएगा। साझेदारों को वेतन बोनस कमीशन जो है वो देय नहीं होगा, किसी प्रकार का वेतन बोनस कमीशन देय नहीं होगा। अगर किसी साझेदार ने फर्म को कोई ऋण दिया है तो ऋण पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा। ऋण पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज देय होगा, यानी अगर साझेदार फर्म को ऋण देता है, कुछ राशि देता है, तो उस राशि पर 6% वार्षिक की दर से ब्याज दिया जाएगा। यहाँ जो ब्याज शब्द है वो लिखा नहीं गया, तो यहाँ पर ध्यान देना, आपको ब्याज ऐड करना पड़ेगा कि साझेदारों के ऋणों पर जो ब्याज है वो 6% वार्षिक की दर से देय होगा। और सभी साझेदारों को व्यापार के संचालन को देखने का और उसकी पुस्तकें देखने का, निरीक्षण करने का और पुस्तकों की कॉपी प्राप्त करने का, प्रतिलिपि प्राप्त करने का अधिकार होता है। अब देखो, साझेदारी है तो पूंजी लगाते हैं सभी साझेदार, और पूंजी लगाते हैं तो पूंजी को मेंटेन भी रखा जाता है कि भाई किस व्यक्ति ने कितनी पूंजी लगाई और क्या उसका योगदान रहा व्यापार में। तो पूंजी खाते, साझेदारों के पूंजी खाते बनाने की दो विधियां हैं। विधि एक स्थिर पूंजी खाता विधि और दूसरी है परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। स्थिर पूंजी खाता विधि में और दो खाते बनाए जाते हैं, एक तो साझेदारों के पूंजी खाते और दूसरा साझेदारों के चालू खाते। परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि में केवल एक ही खाता बनाया जाता है जिसे साझेदारों का पूंजी खाता यानी पार्टनर कैपिटल अकाउंट कहते हैं। और स्थिर पूंजी खाता विधि में जो है दो बनाए जाते हैं, एक पार्टनर कैपिटल और एक पार्टनर करंट अकाउंट। स्थिर पूंजी खाता विधि, यह विधि उस समय प्रयोग में लाई जाती है जब साझेदार पूंजी में कोई परिवर्तन करना नहीं चाहते, और इस स्थिति में पूंजी पुस्तकों में दो खाते खोले जाते हैं। अर्थात साझेदार ये चाहते हैं कि हमारी पूंजी जैसी है वैसी की वैसी बनी रहे, उसमें कोई चेंज नहीं हो। तो इस स्थिति में स्थिर पूंजी खाता विधि को अपनाया जाता है। और स्थिर पूंजी खाता विधि में दो खाते खोले जाते हैं, एक तो साझेदारों के पूंजी खाते यानी पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और दूसरा साझेदारों के चालू खाते। साझेदारों के पूंजी खाते, जो पूंजी खाता जो होता है उसमें साझेदारों द्वारा फर्म में जो लगाई गई पूंजी है उसी का लेखा किया जाता है। जैसे कि दो साझेदार हैं, राम और श्याम, राम ने 50,000 लगाए, श्याम ने 30,000 लगाए, तो इनका जो कैपिटल अकाउंट होगा उनमें 50,000 और 30,000 ही लिखे जाएंगे, और ये हमेशा इतने ही बने रहेंगे, चेंज नहीं होंगे। केवल दो ही परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं जिसमें ये चेंज हो सकते हैं। इस खाते में केवल साझेदारों द्वारा फर्म में लगाई गई पूंजी का ही लेखा किया जाता है। इस विधि में पूंजी खाते का शेष प्रतिवर्ष समान बना रहता है। केवल विशेष परिस्थिति जिसमें कोई साझेदार फर्म में अतिरिक्त पूंजी लगाता है या स्थायी रूप से पूंजी निकालता है, तभी इस खाते का शेष बदलेगा।
अन्यथा इस खाते का प्रारंभिक व अंतिम शेष सदैव एक जैसा बना रहता है। इस खाते का शेष सदैव क्रेडिट होता है, यानी इस खाते का जो बैलेंस है हमेशा क्रेडिट शेष होगा। नीचे इस खाते का फॉर्मेट दिया गया है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, जिसमें क्रेडिट साइड जो है, जैसे कि आपकी ये जो जिसमें बैलेंस BD लिखा हुआ है, ये CR साइड है, और इसमें जो भी हमारा साझेदारों का पूंजी लगाई गई होगी उसका बैलेंस लिखा जाता है। अगर साझेदारों ने एडिशनल कैपिटल लगाई है तो क्रेडिट साइड में आप उसे कैश या बैंक के नाम से शो करोगे, और अगर परमानेंट कोई साझेदार अपनी पूंजी विड्रॉ करता है तो आप उसे डेबिट साइड में लिखते हो और लास्ट में उसका बैलेंस निकाल कर डाल देते हो। इसमें इसके अलावा कोई दूसरी मदों का लेखांकन नहीं किया जाता। इसके बाद में इस विधि में दूसरा जो खाता खोला जाता है वह साझेदारों का चालू खाते हैं। साझेदारों द्वारा पूंजी लगाने और निकालने के अलावा और जितने भी जो लेन देन होते हैं उन सभी लेन देनों का लेखा इस खाते में किया जाता है। इस खाते के क्रेडिट पक्ष में वेतन, कमीशन, बोनस, पूंजी पर ब्याज और लाभों का जो हिस्सा होता है उनका लेखांकन किया जाता है, तथा इस खाते का जो डेबिट पक्ष है उसमें साझेदारों के आहरण पर ब्याज व हानि के हिस्से का लेखा किया जाता है। ये सारी चीज़ें इनके डेबिट और क्रेडिट पक्ष में लिखी जाती हैं। इस खाते का जो शेष है, बैलेंस जो बचता है लास्ट में, वो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है। इसका फॉर्मेट आपको दिया गया है, नीचे देख लीजिए। पार्टनर करंट अकाउंट, और इसके एक साइड में जो आपका बैलेंस लिखा गया है, बैलेंस डेबिट और क्रेडिट बोथ हर साइड में आ सकता है, दोनों तरफ इसका बैलेंस जो है वो लिखा जा सकता है। क्रेडिट साइड में आपको इसको मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन और P&L एप्रोप्रिएशन अगर प्रॉफिट हुआ है तो। डेबिट साइड में आपको ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, P&L एप्रोप्रिएशन अगर लॉस होता है तो इसके डेबिट साइड में लिखा जाएगा, और लास्ट में वही बैलेंस कैलकुलेट करके आप लिखोगे। परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि, ये दूसरी विधि है खाते रखने की, और इस विधि में साझेदारों के पूंजी खातों का शेष जो होता है, जो बैलेंस होता है, यानी साझेदारों की जो लगाई गई पूंजी जो है उसका जो शेष है कि साझेदारों की पूंजी साल के अंत में कितनी बची, वो हमेशा बदलता रहता है, हर साल बदलता रहेगा, इसीलिए इसे परिवर्तनशील पूंजी खाता कहते हैं। इस विधि में सभी जितनी मदें हैं उन सभी का लेखांकन एक ही खाते में किया जाता है, और देखा जाए तो ये विधि ऊपर वाली विधि के जो दोनों खाते बनते हैं उनका मिक्सचर है। दोनों खातों का जोड़ इस एक ही खाते में डाल दिया जाता है, और उस खाते को कहा जाता है पार्टनर कैपिटल अकाउंट। इसके डेबिट साइड में बैलेंस आ जाएगा, आपका बैलेंस आ जाएगा। अगर कोई पार्टनर कैपिटल विड्रॉ कर रहा है तो कैश या बैंक, ड्राइंग्स आ जाएगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, P&L एप्रोप्रिएशन अगर लॉस होता है तो, और बाद में बैलेंस आप कैलकुलेट करें। तो क्रेडिट साइड में भी अगर इसका CR बैलेंस है तो इसमें लिखा जाएगा। अगर एडिशनल कैपिटल को इंट्रोड्यूस करा है तो कैश या बैंक। इसके बाद में अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर हम दे रहे हैं तो वो, अगर किसी पार्टनर को हम वेतन दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं तो वो, अगर कोई पार्टनर कमीशन ले रहा है तो वो भी क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, और लास्ट में अगर हमें वर्ष के अंत में लाभ हो रहा है तो उस लाभ का लेखांकन भी इसमें किया जाएगा, और इसके बाद में खाते का बैलेंस निकाल लिया जाएगा। स्थिर और परिवर्तनशील पूंजी खाता विधियों में अंतर क्या है? महत्वपूर्ण चीज़ है अंतर। तो अंतर का आधार खातों की संख्या, स्थिर पूंजी खाता विधि और परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि। तो पहला अंतर जो है वो है खातों की संख्या के आधार पर। स्थिर पूंजी खाता विधि में 2 खाते खोले जाते हैं, हम पढ़ चुके ऊपर, और परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि में केवल एक ही खाता खोला जाता है। दूसरा, पूंजी खाते के शेष में परिवर्तन। स्थिर पूंजी खाता विधि में पूंजी खाते का जो शेष है वो विशेष परिस्थितियों को छोड़कर नहीं बदलता, लेकिन परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि में पूंजी खाते का जो शेष है वो प्रतिवर्ष बदलता रहता है। पूंजी खातों का शेष, तीसरा जो अंतर है वह है पूंजी खातों का शेष। तो स्थिर पूंजी खाता विधि में पूंजी खातों का जो शेष है वो सदैव क्रेडिट ही होता है, हमेशा क्रेडिट होता है स्थिर पूंजी खाता विधि में, जबकि परिवर्तनशील पूंजी खाता विधि में डेबिट जो शेष है पूंजी खातों का वह डेबिट व क्रेडिट दोनों हो सकता है। ये साझेदारी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण थ्योरी थी। आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ में, जिसमें साझेदारों का लाभ विभाजन कैसे किया जाता है, उससे संबंध में क्या जनरल प्रविष्टियाँ होती हैं और इससे संबंधित प्रश्न कैसे हल किए जाते हैं, इनके साथ में हम मिलेंगे। तब तक के लिए घर पे रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। धन्यवाद।